साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। शकील शाह का शेर है दोस्तों। जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। दोस्तों मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप से रूबरू करवाने जा रहा हूं एक ऐसे पत्रकार से जो सच बोलने का आदी है और सबसे बड़ा फसादी भी कहा जाता है। उनके पास तर्क होते हैं, दलीलें होती हैं और चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है नीरछीर, दूध का दूध और पानी का पानी। दरअसल रांची शहर आए हुए हैं शीतल पी सिंह, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। सत्य हिंदी एक पोर्टल है, बहुत ही चर्चित है, आप जानते हैं। देश दुनिया में बहुत ही गंभीरता से सुना जाता है, उसे लोग समझते हैं। उसके को फाउंडर हैं और कई अखबारों में रहे शीतल पी सिंह। तो चलिए सुनते हैं उनसे कुछ गुफ्तगू हुई, क्या बातें निकल कर आती है, छन कर आती हैं, आप खुद फैसला करेंगे दोस्तों। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आज जो परिस्थितियां हैं, आप बड़े अनुभवी हैं और कैसा लगता है कि ये अंधेरा छटेगा या बढ़ेगा? नहीं, भारत एक दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख और वैसे दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 78 साल हमने लोकतांत्रिक देश के तौर पर गुजारे हैं अब तक। बीच में एक आपातकाल के दौरान व्यतिक्रम रहा, 17-18 महीने, 19 महीने अलग अलग उसकी वो है, लेकिन वो भी सुधर गया था और फिर हम उसके बाद से उधर नहीं लौटे। तो मुझे लगता है कि इसका भी हल निकलेगा और ये भी चीज़ चैलेंज हो रही है और चैलेंज का असर भी दिख रहा है जी। ये निश्चित तौर पर हमारे संस्थाओं में जो स्वायत्त हैं, जिनका काम है लोकतंत्र को कंट्रोल में रखना, मजबूत रखना, जवाबदेह रखना। देखिए, हमारे संविधान की पहली लाइन ही जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह का संविधान दुनिया में बहुत सारे हमारे पास दस्तावेज हैं लोकतांत्रिक, बहुत ही शानदार दस्तावेज हमारा है, उसमें कोई शक नहीं। वो यहाँ से शुरू होता है, हम भारत के लोग, ये भारत के लोगों का भारत है। इसे कुछ लोग चीजों में बार बार रखने की कोशिश करते हैं। एक जमाने में कुछ लोग इंदिरा गांधी को इंडिया कहते थे, इंदिरा जी ने कहा था। हाँ, ये गलत था और ऐसी गलतियां अनेक बार हुई हैं, फिर वैसी गलती होने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है भारत इसको सुधार लेगा। मुझे अभी भारत पर विश्वास है। हम लोग भी बीच में टिक गए थे, लेकिन नौजवानों ने भी बीच में एक आंदोलन करके हम सब लोगों में जो डर गए थे और जिन्होंने आपातकाल देखा था या जिन्होंने पढ़ा था, उनको शंका होना शुरू हो गई थी, उसको इन बच्चों ने, नौजवानों ने तोड़ के हमको वापस भरोसा दे दिया है। कमाल किया, थोड़ा मोड़ा नहीं। कैसे बोले जी। और आंदोलन चल रहा है, अभी भी बच्चे कर ही रहे उत्तर प्रदेश से। नहीं, आंदोलन तो ऐसा होता है कि एक बार एक धारा शुरू हो जाती है तो फिर वो परिणति तक जाती है। हमारे यहाँ उसको हम चुनावी परिणति में देखते हैं। तो हो सकता है कि चुनाव से ही चीजें ठीक हो जाए और नहीं होंगी तो फिर समाज अपने रास्ते तय करता है। लेकिन चुनाव जैसे हो रहे हैं, जैसे शिकायतें मिलती हैं ईवीएम को लेकर, फिर क्या होगा? फिर वही स्थितियां होंगी। नहीं, ईवीएम को लेके जो हमारी धारणा है, पत्रकारों को थोड़ा इसमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। ईवीएम हमारा दो है जी। हमारी सरकारी कंपनियां बनाती है मशीन जी, उसमें चिप जापान से आती है, चिप प्रोग्राम की जा सकती है, सही है। उसमें क्या प्रोग्राम करना है, इसका थोड़ा सा हिस्सा चिप बनाने वाली कंपनी ने हमारे चुनाव आयोग को दे रखा है जी, जिसके जरिए वो उसमें तारीख, नाम, क्षेत्र, ये सब उसमें डालते हैं जी। इतने तक का उसमें है। मशीन में बदलाव किया जा सकता है, मशीन को ऐसा किया जा सकता है जैसे शंकाएं हैं
लेकिन उसके लिए मशीन पर कब्जा जरूरी है। हम लोगों ने जो इसका अध्ययन किया, क्योंकि जितनी बारी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, विभिन्न अन्य कोर्टों में भी गया, मंच पे भी आया, तो बात यही अटक जाती है। जो लोग शिकायत करने वाले हैं वो पहले बीजेपी शिकायत करती थी, 2009 में बीजेपी ने इसकी शिकायत की थी अडवाणी के साथ, और उनके एक महासचिव थे, उन्होंने किताब लिख मारी थी जी। और वो सिद्ध कर रहे थे उस समय कि ये गड़बड़ है। उसके बाद आम आदमी पार्टी वालों ने सिद्ध किया कि ये गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 इस पे सुनवाई हो चुकी है, बात वही रुक जाती है। चुनाव आयोग कहता है कि हम मशीन हाथ में नहीं देंगे आपको, ये मेज पे रखी है, आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है इसमें बदल के दिखा दीजिए। कोई नहीं बदल पाता। वो उनका तर्क होता है कि हमको दीजिए, हम बदल के दिखा देते हैं। तो कहते हैं वो तो हम भी जानते हैं कि देने पे आप बदल के दिखा देंगे, हम आपको दे नहीं रहे, हम किसी को देते नहीं है। ये हमारा फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें सैकड़ों लोग लगते हैं, जब एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में सैकड़ों लोग इसकी निगरानी करते हैं। और उसमें हम कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल या तो सबको खरीद लेगा, तब ऐसा हो पाएगा। जितने मामले ये आते हैं कि वो ईवीएम मिली फलानी जगह, फलानी गाड़ी में मिली, फलाने के घर मिली, उन सब की स्क्रूटनी होने के बाद में पता लगता है कि वो कोई ऐसी त्रुटि थी, कोई योजनाबद्ध ढंग से चोरी वाले मामले कहीं नहीं मिले। सब फॉलो अप जब होता है इलेक्शन के बाद। नहीं, हरियाणा के केस को तो राहुल गांधी वगैरह लेकर गए थे ना, क्या लेकर महाराष्ट्र के केस को लेकर कई उदाहरण ऐसे, क्या चीज, ऐसे जनरल बात मत करिए, स्पेसिफिक बताइए। जैसे कई ऐसे पोलिंग बूथ होते हैं, अभी बंगाल में भी देखा गया, कई ऐसे पोलिंग बूथ है, उत्तर प्रदेश का भी एक इलाका, मैं नाम बोल रहा ईवीएम हूं। पे बात कर रहे हैं, ईवीएम नहीं, उसी से जुड़ा सवाल है सर, कि जैसे कि मान लीजिए हमारा पोलिंग बूथ है, यहाँ पर बीजेपी का एक भी सिंगल वोटर नहीं है, अभी कैसे 99% वोट। मैं समझ गया आपकी बात, इसको छोड़िए। आप पत्रकार हैं, पत्रकार वाली बात करिए। किसी पिटीशन में आपके पास, मैं अध्ययन करता हूँ, मेरे पास 1000 पिटीशन मैंने पढ़ी हैं, एक में भी वो बात नहीं जो आप कहने जा रहे हैं। वो सोशल मीडिया की अफवाह होती है। अच्छा। जैसे 1 लाख अफवाह है, वैसे ये भी हो। इसका एक सिंपल उदाहरण समझ लीजिए कि अगर इतना सरल होता है ईवीएम मैनेज करना, तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार 20,000 रुपए कर्जा मांग के देने जा रही है औरतों को। बिहार के पास था नहीं, वर्ल्ड बैंक का पैसा उन्होंने 10,000 रुपया दे के चुनाव जीता है। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? दिवालिया करके चुनाव जीत रहे हैं, उसके बाद तरह तरह की बेईमानियां करते हैं, एसआईआर करके लोगों के वोट काटते हैं। एसआईआर पूरी प्रोसेस ही बहुत कॉस्टली है। एक बेईमान आदमी को आपको चीफ इलेक्शन ऑफिसर तैनात करना पड़ता है, जिसके खिलाफ तमाम से मामले हैं। एक गलत प्रणाली आपको करनी पड़ती है, जिसको कोर्ट में आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इस समय स्क्रूटनी कर रहा है कि आपने ये जो प्रणाली बनाई है चुनने की, ये कैसे बनाई है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो आपने उनको हटाने की क्या वजह है? क्यों आपने इसकी जगह खुद को कर लिया? ये सुनवाई चल रही है। ये सब करने की फिर क्या जरूरत है अगर ईवीएम मैनेज है? नहीं, मैं चाहता हूं कि पत्रकार इसकी जांच करें, लेकिन पत्रकार अफवाहों पे न जाए। लग नहीं। अच्छा, फिर वही बात, मैं इन बातों के बहुत खिलाफ हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट्स अध्ययन किए हैं, 1000 पिटीशंस पढ़ी, 1000 में एक पिटीशन भी नहीं है जो वो बातें कह रही हूँ जो आप कह रहे हैं, इसलिए कि उन बातों के प्रमाण नहीं। जो पिटीशन लिखनी होती है तो आपका एफिडेविट होता है, आपके दस्तखत होते हैं, आप गलत करेंगे तो जेल जाएंगे, इसलिए वहां पे वो चीज नहीं आती है। वहां पे वो आता है कि साहब एसडीएम ने हमारा नंबर नहीं गिना, हमारा 513 नंबर था, इन्होंने 512 को 513 पे चढ़ा दिया। इस तरह की टेक्निकल मिस्टेक जो रियल होती है, वहां पे पिटीशन में ये आता है। या हमें सर्टिफिकेट देते समय ये नहीं सुना, हमारा ऑब्जेक्शन था, हमारे एजेंट को वहां से हटा दिया, ये सब आता है। एक भी पिटीशन ऐसी सरवाइव नहीं कर रही है जिसमें यह कहा गया हो कि ईवीएम में, ईवीएम का आप पूरा सिस्टम जानते हैं ना, जब ईवीएम कहीं खुलती है, पहले खुलने से पहले सभी पार्टियों के उसमें वो होते हैं जिनके सामने खोली जाती है, ट्रायल लिया जाता है, दस्तखत कराए जाते हैं, बंद होती है, फिर दस्तखत कराए जाते हैं, सील लगती है, वही काउंटिंग के समय खोली जाती है। आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आप उस समय ऑब्जेक्शन करते हैं, ये सब रूल बने हुए हैं। तो अगर वहां पे गलती नहीं है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है,
और उसके चुनाव हार जाने के तो 3 दिन बाद आप कह रहे हैं हमारी ईवीएम बदल ली गई, हमारा वो, ये सब यही मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पत्रकार और अफवाह में फर्क होना चाहिए। जो बेईमानियां हो रही है जिस पे ध्यान जाना चाहिए, जो राहुल गांधी ने भी पकड़ा कि इलेक्शन कमीशन बहुत सारे नकली वोटर एक पार्टी के पक्ष में पैदा कर रहा है। वही वोटर हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, तमिलनाडु में है। कहीं भी चुनाव से पहले वो 4-5% वोटर बीजेपी के आइडेंटिफाइड वोटर्स जनरेट कर दे रहा है लिस्ट में। जिस दिन वोटिंग होनी है बीएलओ को उस रात लिस्ट मिल रही है, लास्ट लिस्ट। उसके पहले जो लिस्ट मिल रही है वो हमेशा इन प्रोसेस रहती है, क्योंकि कानून में ये प्रावधान है कि जिस दिन वोटिंग होनी है उसके एक दिन पहले तक की वो एप्लीकेशन वोटर को लेने की कर सकते हैं। इसका फायदा उठा के चुनाव आयोग, ये आरोप है जी, उन्होंने तो रिसर्च करके इसके फैक्ट्स दिखाए थे राहुल गांधी ने, कि एक महिला ब्राजील का कोई नाम है, उसके कितने वोटर वो बने हुए हैं, ऐसे बहुत से आ रहे। ये रेफरेंस सही आ रहा है, ये रेफरेंस सही आ रहा है। जैसे अभी न्यूज लॉन्ड्री ने या किसने किया है, नहीं रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया है कि उत्तराखंड में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी के उसने एक ही कंप्लेनेंट है, उसमें 550 या 600 वोट काटने की एप्लीकेशन गई है। 2 एप्लीकेशन सिर्फ है, एक एप्लीकेशन सिर्फ एक आदमी के बारे में है, दूसरी एप्लीकेशन लगभग एक छोड़ के सारे लोगों के बारे में है और एक ही कंप्लेनेंट है सॉरी, वो सारे मुसलमानों के नाम। ये होती है बेईमानी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ईवीएम पे चले जाते हैं तो ये जो बेईमानी हो रही है इनको देखते ही नहीं है, और जीत हार इससे हो रही है। पार्टियां भी नहीं कर रही है काम, और बीजेपी से लड़ने के लिए आप ईवीएम देखते रह जाएंगे, यहां से हारते जाएंगे रोज। अब जहां उन्होंने 560 वोटर कटवा दिया है, अब ये पूरी लीगल बैटल है कि आप लड़के उनके वोट वहां दायर कराएं। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव का काम नहीं है, आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं। हम पत्रकार हैं, हमने रिपोर्ट कर दी है, बड़ी बात है। इस दौर में ऐसी रिपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। उस जिसने किया है उसको सैल्यूट। उसने महीनों काम करके डिटेल्स निकाले हैं। सरकारी विभागों से कोई उत्तर निकालना आजकल असंभव हो गया है। ऐसे में उसने ये काम किया और प्रूव कर दिया कि देखिए मुसलमानों को टायर। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, 19% के आसपास मुस्लिम आबादी है। अगर सिलेक्टिव 150 सीटों पर जैसे ये देख लिया जाए कि मुस्लिम आबादी की वजह से फला फला सीटें प्रभावित होती हैं, उनमें उनका 5-6% वोट इसी तरह से बूथ वाइज काट दिया जाए और उनको चुनाव होते होते तक पता न लगे। जिस दिन पोलिंग के दिन जाए तो उस दिन उनका पता लगे कि वोट तो है ही नहीं आपका। एक आध आदमी इधर उधर पीठ ठोकेगा चला जाएगा, एक आध आदमी को कोई कैमरा देख लेगा, वो कह देगा मेरा तो वोट पता नहीं क्या हुआ, वो छोटी मोटी खबर चलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन 6% वोट का डिफरेंस आ गया, एक और ये किया गया। और अगर 4-5% वोट चुनाव आयोग ने लास्ट लिस्ट में इस तरह के रोविंग मतदाताओं के जो एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो 11% वोट का डिफरेंस हो गया। अब अगर किसी पार्टी ने ये होमवर्क कर रखा है कि ऐसी सीटें हमें बताइए जो सीटें 10% से कम के डिफरेंस से हमारी पार्टी पिछला चुनाव हारी है, और आजकल तो सब चीज 1 मिनट में डाटा आ जाता है। लिस्ट आ गई उसके पास कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, इसमें से ये 180 सीटें हैं जो 10,000 से कम से आइदर पार्टी ने जीती हारी है। उनका आ गया कि हमारी इतनी है। उन्होंने उतनी सीटों में अगर ये काम कर लिया, आप उनसे चुनाव कैसे जीतेंगे? और कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ? नहीं चाहिए। और ये जो पार्टियां हैं, जैसे बिहार की पार्टी है प्रमुख पार्टी तेजस्वी वाली, या उत्तर प्रदेश में हमारे पार्टी है, ये पार्टियां इस तरह का कोई होमवर्क करती नजर नहीं आती। लेफ्ट पार्टियां, उनकी ताकत सीमित है, वो थोड़ा बहुत ये सब काम करती हैं, उनके यहाँ कार्यकर्ता है थोड़े बहुत, लेकिन जितने बड़े प्रदेश हैं, जितनी बड़ी आबादी है, उसकी तुलना में उनके पास उतने लोग नहीं है। पैसे रुपए भी लगते हैं इन सब इस तरह के हर काम में, पैसे भी नहीं है। जिनके पास हैं वो ये काम कर ही नहीं रहे हैं। वो बैठे हुए हैं कि कभी वो कुछ कहानियों पे चलते हैं
कि जब जनता आती है तो ये हो जाता है तो वो हो जाता है। जनता आती रहेगी, उसे पता ही नहीं चलेगा और ये सब नीचे से दरी निकल जाएगी। चुनाव दर चुनाव निकल रही है। सॉरी, नहीं नहीं, सही बात है, सही कह रहे हैं, सॉरी क्या नहीं, मैं कभी थोड़ा बोलने में ऑफेंस अरे आ नहीं जाता है। नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट है एक्चुअली, ईवीएम पर मैं लगातार काम कर रहा इसीलिए तो हूँ। मैं चाह रहा था। मैं पिटीशंस देखता हूँ, तो मैं इसलिए इस पे, और मुझे हर जगह समझाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि 100% लोग मानते हैं कि ईवीएम से बेईमानी हो रही है। अब इस समय कांग्रेस भी बढ़ रही। राहुल गांधी को कल आप देखिए, कल जो उनका कार्यक्रम हुआ है बहुत पुणे में, शानदार। बहुत शानदार, बहुत उसकी रीच आई है सोशल उस पे, जबकि नोएडा के एक चैनल न्यूज 24 के अलावा किसी ने लाइव कवरेज नहीं दिया था। उसके खिलाफ कवरेज हो रहा था 3 दिन से जी कि साहब वहां पैसे दे के लोगों को लाया जा रहा है, वहां इन्फ्लुएंसर खरीदे जा रहे हैं, वहां ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बीजेपी के आरोप थे। इन आरोपों पे डिबेट की गई, इन आरोपों की खबर चलाई गई, लेकिन मूल प्रोग्राम को लाइव कवरेज सिर्फ न्यूज 24 पे मिला। यहां तक कि अभी सुबह मुझे एक पत्रकार मित्र ने फोन किया है, मैं चेक नहीं कर पाया हूं, इसलिए अगर गलत हो तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उन्होंने बताया कि मौसमी चटर्जी चटर्जी नहीं, मौसमी सिंह सिंह, नाम की पत्रकार आज है, तक वाली। आज तक वाली, वो वहां गई थी। वो कांग्रेस कवर करती है, तो हर पार्टी ये करती है कि जो उनकी बीट के हाँ, पत्रकार जी, होते हैं उनको ले जाते हैं, जी। तो ले गए होंगे। तो मौसमी ने वो कवर किया। जो मौसमी का कवरेज है, मौसमी बहुत सीनियर रिपोर्टर है, मेरा ख्याल है कि 15 साल से आज तक। उस कवरेज को भी आज तक ने टीवी पे लाइव नहीं दिखाया, लेकिन उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो लाइव था। यानी टीवी कवरेज में किस तरह भेदभाव किया जाता है कि कल इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम इसलिए बड़ा है, मैं इसको इसलिए बड़ा कह रहा हूँ, वो तो ठीक है, कवरेज बहुत अच्छा हुआ। पहली बार किसी इस तरह की बुर्जुआ पार्टी के इस तरह के बड़े नेता ने, बुर्जुआ मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी है, जी हाँ। तो ऐसे सवाल पे वो मामला किया, पैट्रियार्की पे किया, पितृ सत्तात्मकता पे किया। ऐसे काम हमारी पॉलिटिकल पार्टियां कभी करती नहीं, कभी हमने देखा सुना नहीं, इस पार्टी को भी नहीं देखा, कांग्रेस को। आजादी से पहले कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता। बहुत बड़ी बात है। लड़कियां ज्यादा थी। इशू क्या लिया? ये इशू ऐसा है कि समाज ऐसा है कि ऐसी चीजें कहाँ बर्दाश्त करता है। तो ये उन्होंने लिया और हिम्मत की बहुत जबरदस्त। जाहिर है उन्होंने, इस सब में पैसा रुपया बहुत लगता है इस तरह के बड़े आयोजनों में। कांग्रेस पार्टी कंपैरेटिवली बड़ी पार्टी है, उसकी राज्य सरकारें हैं, तो उन्होंने किया होगा। अब बीजेपी के सपोर्ट बेस पे देखिए, हमारे समाज में आपके झारखंड का सोशल कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट है, मुझे बहुत पता भी नहीं है, जनरल बातें मैं देखता हूँ। हमारे समाज में बिहार का एक जनगणना है हमारे पास, बाकी तो सब 1931 की है, उसके बाद से जाति जनगणना के आंकड़े नहीं आए। हमारे समाज में जो जातिगत विभाजन है, ये आर्थिक आधार पर भी लागू है बहुत हद तक, और आजादी के बाद जो संसाधन थे उनका बंटवारा उस तरह से हुआ नहीं। भूमि सुधार वगैरह बहुत रेयर, बहुत थोड़ा, बहुत कुछ कहीं हुआ। ज्यादातर पुरानी स्थिति ही चली आ रही। उससे क्या हुआ कि संसाधनों के असमान बंटवारे की वजह से समाज के एक बहुत बड़े हिस्से में पिछड़ापन बरकरार है। कुछ अफर्मेटिव एक्शंस हुए रिजर्वेशन वगैरह के, लेकिन वो इस जातिगत डिवीजन में इतनी कड़वाहट है कि वो पूरी तरह से पहुंचने नहीं दिए गए जिनके लिए वो थे। लगभग सभी विभागों में देश के SC ST OBC वगैरह, OBC तो बाद में लागू हुआ मंडल कमीशन के बाद, उसके बाद मुकदमे चलते रहे। अर्जुन सिंह के जमाने में जाके वो कहीं हुआ 2008-9 में, फिर भी मुकदमे थे। मेरा ख्याल है 2013-14 में जाके वो चीजें उस तरह से इम्प्लीमेंट हुई जैसी होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास जो आंकड़ा है वो SC ST का ही है। किसी भी जगह SC ST का बैकलॉग चौथी श्रेणी में या सफाई कर्मचारियों को छोड़ के पूरा नहीं है। और सफाई कर्मचारियों में अब ये हो गया है कि ज्यादातर देश की म्यूनिसिपैलिटियां अब कन्फर्म सफाई कर्मचारी नहीं रखती, अब ठेके पे कर्मचारी है सब जगह।
जो ठेके के कर्मचारी हैं उनको वो उस तरह की तनख्वाह, सुविधा, पीएफ ये सब नहीं मिलता। वो तो बहुत थोड़े पैसों में उनको वही काम करना होता। तो इस तरह से समाज में जो एक बड़ा हिस्सा कमजोर रहा है, उसको कमजोर रखने के जो उपकरण थे वो बने हुए, और बल्कि उनमें बहुत सारे मामलों में कट्टरता और आ गई। आप सोचिए, कोई ये आंकड़े देखता नहीं है कि देश में रोजगार है ही नहीं। 10 लाख रोजगार इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है। एग्जैक्ट 10 लाख नहीं, 9 लाख कुछ होंगे या 8 लाख समथिंग ना। हाँ, तो वही, अब उसमें कई आंकड़े बाद में जुड़ जाते हैं, कुछ होते हैं। पहले ये 4-4.25 लाख था, अब ये दुगने से ज्यादा हो गया। इतनी जगह तो सरकारी नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली, तो एक्चुअली तो रोजगार नहीं। रेलवे भर्ती कर नहीं रहा है। ज्यादातर रोजगार जहां भी अब आ रहे हैं ठेकेदारों के जरिए आ रहे हैं। सरकारें और उनकी सोच जो है, या कैपिटलिस्ट क्लास की जो सोच है, वो हमारे मिडिल क्लास को, बीच में एक आध सेक्टर में बूम आया था जिससे व्हाइट कॉलर थोड़ा सा बढ़ गए थे, जिनको लाख और लाख से ऊपर तनख्वाहें मिलने लगी थी, एक छोटा सेक्शन। बाकी लोगों के लिए वो 12,000 से लेके और 65-70 हज़ार में निपटाना चाहते हैं सब, कि भारत में तनख्वाहें उनके हिसाब से इतने में हो जाना चाहिए। तो वो इसमें कैसे लाएं? इसके लिए ये हो गया कि भाई सरकारी नौकरी मत निकालो, एक तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ाओ, अपने आप कम हो जाएगा, और जो सरकारी नौकरियां हैं उनको भी प्राइवेट कर दो ठेकों के जरिए। जैसे मैंने बताया, सफाई कर्मचारी देश भर में मैं म्यूनिसिपैलिटीज में देखता हूँ, तो जहां से भी आंकड़े लीजिए तो पता लगता है कि 80%, 85%, 70%, 90% ये जो है यही है ठेके वाले। उनको तो बहुत कम पैसे मिलते, और उसमें तमाम डेथ्स होती रहती है, कोई देखने वाला नहीं है। अब ये सब चीजें तो बहुत आसानी से तय की जा सकती हैं। कोई ढंग का अगर सरकार हो, एक फैसला कर ले तो सब जगह मशीनें आ जाए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई सीवर की सफाई आदमी नहीं करेगा, मशीन करेगी। मशीन करेगी तो आदमी नहीं मरेगा। लेकिन अभी फैसला करने की बात है, कौन करेगा? तो बीजेपी के आधार में ये हमारी जो जाति व्यवस्था है, इसका जो सवर्ण हिस्सा है, उसको ये लगता है, चूंकि बीजेपी का पुराना कैरेक्टर ऐसे रहा है, तो हमारे समाज में हम कहें या न कहें, हिंदू मुस्लिम जो फीलिंग्स हैं, ये 1857 के बाद अंग्रेजी राज में ही अंग्रेजों की कृपा से पनपनी शुरू हो गई थी। और जाहिर है, दो धर्म है, दो तरह के आचरण है, एक ही लोग हैं, खून एक ही है, लेकिन दो धर्म अपना लिए गए हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजों का खान पान, रवायत, बोली, भाषा, चीजें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हम आपको गलत समझें, आप हमें गलत समझें। और अगर इस तरह की हमारी परवरिश हुई है बचपन से, जो हमारी होती है, एक औसत हिंदू परिवार में, सवर्ण हिंदू परिवार में जन्मजात तौर पर छुआछूत होती है। छुआछूत पर मुसलमान भी आ जाते हैं, और फिर उसके बाद उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन है कि वो वर्किंग क्लास है, बाकी हिस्सा जो है सोसाइटी का। तो वर्किंग क्लास से ये भारत ही अकेला समाज है जो छुआछूत भी करता है, एक्सप्लॉयटेशन भी करता है, और चाहता है कि वो हमेशा एक्सप्लॉयटेड रहे भी। तो इसके लिए उसने बचपन से, एक बच्चा जब किसी अपर कास्ट में पैदा होता है, तो वो जब तक जवान होता है, अच्छी किताबें उस तक आती नहीं है, नॉर्मल किताबों के जरिए वो वही सब सीख के उसको नॉर्मल लगता है कि किसी पिछड़ी जाति से या दलित जाति से आए हुए बच्चे को, युवा को वो उपेक्षा से देखे, उसके खिलाफ उसके मन में वो प्रिविलेज वाला भाव रहे। और मान लीजिए वो अफसर बन जाता है, तो वो वही सब ट्रीट करता है, वही सब ट्रीट करता है। मान लीजिए किसी इंटरव्यू बोर्ड में है, तो अगर उसके अपने समाज से कोई बच्चा आता है इंटरव्यू देने और कोई उस तबके से आता है, तो आपको अचरज होगा, यूपीएससी वगैरह में जब इंटरव्यू होते हैं तो SC ST OBC और जनरल के इंटरव्यू अलग अलग होते हैं। ये क्या आप लोग जानते हैं? नहीं।
अब क्यों का तो उत्तर इस समाज के ढांचे में है, अलग अलग होते हैं, मैं भी नहीं जानता। हाँ नहीं, पैनल तो वही होते हैं, लेकिन ये छांट के जब मैं जान रहा हूं कि आप सब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो मैं मार्किंग देते समय अगर मैं अपर कास्ट का हूं और मेरे मन में आपके प्रति अच्छी भावना नहीं है जी। तो मैं जिस मामले में अपनी जात के आदमी को 10 में 9 नंबर दे रहा हूँ, आपके मामले में मेरी कलम अपने आप 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर कर देगी। सवाल टफ हो जाएंगे। मैं तो ये जानता नहीं था, इसलिए कि मैं सवर्ण जाति में पैदा हुआ। हम बहुत सी चीजें नहीं जानते, इसलिए आरक्षण पे एक आंदोलन होता है, हजारों लोग चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। मुझे नहीं पता था, ये सब अध्ययन से पता चलता है। वैसे ही जैसे ईवीएम के बारे में सबको नहीं पता। ये बात कितनी बड़ी है, लेकिन आप बताइए, आप में से कितने लोगों को पता थी? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। इतनी बुरी और इतनी बड़ी बात नहीं पता। मैं इस बात कहता था ईवीएम पर हल्ला करते तो चुनाव। एक और बता दीजिए, मेरिट का सवाल आता है। एक विद्वान है नेत्रपाल जी, ऑफिसर हैं, कर्नाटक में है। वो मेरे लिए ये रिसर्च के काम कर देते हैं सब। मेरा उनका इंटरव्यू बहुत पॉपुलर है, मैंने डाला, आज भी डाला है फिर उसको, आरक्षण आंदोलन की वजह से। मेरिट पे ही हमने उनसे बात की थी और उन्होंने अध्ययन करके बहुत अच्छे कंपाइलेशन किया। उन्होंने देश आजाद होने के बाद यूपीएससी की परीक्षा से निकले हुए आईएएस, आईपीएस, आईपीएस अफसरों के पूरे क्रम का चार्ट बनाया। और आप अचरज करेंगे कि शुरुआत में सवर्ण जातियों से आए हुए बच्चों में, और रिटन एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू हटा देते हैं, इंटरव्यू मैंने आपको बता दी। रिटन एग्जाम्स में शुरुआत में एससी एसटी के बच्चों को, एसटी के बच्चों को ज्यादा मुश्किलें थी, एससी को थोड़ी कम थी। तो जो गैप था वो 5-6% का था, कि मान लीजिए सवर्ण जाति के बच्चे को 90-100 में नंबर मिल रहा है रिटन में, तो एससी बच्चे को 85 मिल रहे। एसटी थोड़ा सा पीछे थे, वो 80, 81, 79 से थे, वो एससी से पीछे थे, उनकी परिस्थितियां और कठिन। लेकिन ये गैप उत्तरोत्तर कम होते होते अब 2025 तक 1-1.5% रह गया। अब यूपीएससी के रिटन एग्जाम्स में सवर्ण जातियों के जनरल कैटेगरी में रिटन एग्जाम में नंबर लाने वाले बच्चे और एससी क्लास के नंबर लाने वाले बच्चों में जो अंतर है वो 1-1.5% का है। और एक चीज और मैं अब बताऊंगा जिसको आप यकीन ही नहीं करेंगे, और ओबीसी बच्चों का परसेंटेज मार्क रिजर्वेशन का जनरल कैटेगरी से हाई है। और एनएफएस अब तो सवर्ण जातियों के लिए भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन हो गया है। कुल 15% आबादी बताई जाती है, कहीं 12% है। बिहार में सवर्ण हिंदुओं की तो 11-12% है, 10% रिजर्वेशन उसके लिए। ईडब्ल्यूएस का परसेंटेज ओबीसी से नीचे है, एसटी से नीचे है, एसटी से सिर्फ ऊपर है। आर्थिक कठिनाइयां आपको आपकी बाढ़ को रोकती है, ये एक रियलिटी है। तो मेरिट दरअसल कुछ नहीं है, मिथ है, रियलिटी कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को अगर हल कर दिया जाए तो सब मनुष्य हैं, और हो सकता है उनमें ज्यादा अच्छी प्रतिभाएं छुपी हो, क्योंकि इसके बिना भाजपा को समझा नहीं जा सकता। भाजपा इस विचार का, भाजपा में रहने वाले लोग ऐसा समझते हैं और प्रैक्टिस में भी है कि सवर्णों के हित की रक्षा, ये सच्चाई जो होशियार पढ़े लिखे हैं लेकिन सवर्णवादी है, वो ये फैक्ट जानते हैं कि ये गड़बड़ी हम समाज में चला रहे हैं। और वो जानते हैं कि अगर ये चीज खुलती चली गई, एक बड़ा मिडिल क्लास ओबीसी में और एससी में और एसटी में अगर जनरेट हो गया, जो पढ़ने लिखने लगेगा नेत्रपाल जी की तरह से, जिनके पढ़ाने से मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो उस तरह के योग्य लोग फिर इंटेलेक्चुअल एरेना में भी चुनौती देके हमारे झूठ को पर्दाफाश कर सकते हैं।
भाजपा उस विचार का नेतृत्व करती है और सवर्ण जातियां तो शासक जातियां नहीं है। शासक जाति में ये समझ होती है कि शासित लोगों पे शासन करने के लिए हमको क्या क्या धूर्तताएं करनी है। तो देश की सवर्ण जातियां दरअसल धूर्त जातियां हैं, लेकिन इतना कड़ा हम उन्हें कह नहीं पाते हैं, मैं तो कहता हूं। और ये सच है, जैसा इस सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए वो झूठ बोलती रही है, वैसे ही इस पार्टी को बचाए रखने में, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है या मनुवाद है या राइट विंग है, ये सब को बचाए रखने के लिए भी वो तमाम तरह की धूर्तताएं कर रहे हैं। और इस धूर्तता को एक अप्रॉक्स द स्पेक्ट्रम केरल से लेके और कश्मीर तक समर्थन प्राप्त है। वो सब बहुत अच्छे ढंग से संगठित है। वो जुडिशरी पे उनका कब्जा है, मीडिया पर उनका कब्जा है। अब बात आती है कि बीजेपी कैसे जीत रही है। राहुल गांधी इस समय, आपने महाभारत का एक युद्ध सुना होगा, थोड़ा प्रतीक ले लेते हैं। महाभारत के युद्ध में एक कथा है कि अर्जुन और कर्ण में युद्ध हो रहा था। अर्जुन और कर्ण में युद्ध। तो अर्जुन जब बाण मारते थे तो कर्ण का रथ 25-30 हाथ या कोई एक इकाई है उतना पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण मारते थे तो अर्जुन का रथ 3 हाथ ही जाता था। तो कृष्ण जो थे वो सारथी थे अर्जुन के। तो कृष्ण जो है कर्ण की प्रशंसा करते थे जब उधर से वो बाण मारता था, भाई क्या योद्धा है। तो अर्जुन दिल मिला गए एक स्टेज पे। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मैं मारता हूं तो वो उतनी दूर गिरता है और आप उसके आने से मैं थोड़ा सा खिसकता हूं तो आप तारीफ उसकी करते हैं, क्या बात है। तो कृष्ण जी ने उनको कहा कि तुम्हारा सारथी मैं हूं, ये नहीं कहा कि तीनों ब्रह्मांड लेके बैठा हूं। ऊपर तुम्हारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, पाताल तक लेके चले जाए, इसके बाद वो बाण मार रहा है और उसके साथ तो कोई नहीं है। तो ये है उसका। तो फिर उनको थोड़ा सा, तो बीजेपी की जीत में जुडिशरी, मीडिया, सवर्ण जातियां, संसाधनों पर उनका कब्जा, क्रोनी कैपिटल, ये सब मिलजुल के एक सामर्थ्य पैदा करते हैं जो उनके साथ है। इसलिए मुकाबला बहुत मुश्किल है, लेकिन है कि फॉरवर्ड तो जुड़ा हुआ समझ गया, बाकी खरीदा जाता है। अच्छा, बाकी खरीदा जाता है। आप देखते नहीं है, उन्होंने चाहा वामपंथी जो आंदोलन है उसको कमजोर करने के लिए दुनिया में बहुत तरह के काम हुए। वामपंथी या यूं कहें कि लेफ्ट टू सेंटर जो अप्रोच थी, जो गांधी जी और नेहरू जी उस जमाने में थी उनकी। अंग्रेजी राज की इंटरेस्ट क्या था? 57 के बाद, 1857 के गदर के बाद अंग्रेजी राज की समझ सिंपल थी कि इस देश में 2 सबसे बड़ी आबादियां जो है, कम से कम वो यानी हिंदू और मुसलमान, एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि 57 के गदर में तो साथ लड़े थे और बाजी पलटते पलटते बच गई थी। वो तो राजाओं का विद्रोह था, सामंतों का विद्रोह था। अगर उन्होंने जनता को ऑर्गेनाइज करके लड़ा होता तो 4 लाख अंग्रेज 29 या 30 करोड़ हिंदुस्तानी थे, उनसे कहां लड़ पाते, पीस दिए गए। सामंती विद्रोह मूल था, बाद में लोग भी जुड़े थे, लेकिन उससे ही बाजी पलटते पलटते बची थी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं, ये बातें तो बहुत कॉमन है और सबको जाननी चाहिए। तो अंग्रेजों ने एक सिंपल चीज सोची कि भाई कम से कम सबसे बड़े 2 धड़े, हिंदू और मुसलमान, तो पहले आपस में लड़ाई इनका शुरू करिए। मुस्लिम लीग उन्होंने जनरेट की और हिंदू महासभा भी जनरेट की, कांग्रेस भी जनरेट की कि जो बचा खुचा होगा उसको हम इससे साइलेंट करेंगे। दलितों के भीतर एस्पिरेशंस थे, आदिवासियों के एस्पिरेशंस, इन सबको हवा दी। उन्होंने कोशिश की कि जितने भी डिवीजन इस सोसाइटी में हो सके उनके या किसी के भी राज के लिए जरूरी थे। इसके बाद दुनिया में इस तरह की फिलॉसफी पे हमेशा काम होता रहता है, अपने अपने इंटरेस्ट में सब लोग काम करते हैं। तो जब रूस में क्रांति हो गई 17 में, उसके बाद यूरोप में तो एकदम हालत खराब हो गई।
आज जो यूरोप बहुत सभ्य, सुसंस्कृत, लोकतांत्रिक और ह्यूमन इंडेक्स में बहुत सुंदर है, ये 17 से पहले इतना सुंदर नहीं था। ये रूसी क्रांति के डर से उसने अपने को सुंदर किया, लोकतांत्रिक बनाया, जवाबदेह बनाया, ह्यूमन इंडेक्स पे बहुत सीरियस काम किया। आज दुनिया के सर्वोत्तम देश स्कैंडिनेवियाई देश हैं आदमी के लिहाज से। अगर कोई किसी के पास हैसियत हो, कोई बसना चाहे तो बेस्ट जगह। लेकिन वो एक डर से हुआ। तो साम्यवाद का प्रेत, जिसे उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज में कहा, वो था जो यूरोप को ह्यूमन बना रहा था। अमेरिका तक को बहुत सी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ी, हालांकि उसने बहुत सी चीजें नहीं की। तो उसके बाद जो फिलोसफिकल काम हुए, उनमें यह था कि उन आबादियों में जो कॉलोनीज अपनी अपनी छोड़ के आ गए थे, गोरे एंग्लो सैक्सन रेस हमारे यहाँ से छोड़ के गई थी, पोर्चुगीज गोवा वो छोड़ के गए थे, फ्रेंच थोड़ा बहुत दक्षिण में थे वो भी छोड़ के गए थे, अफ्रीका में थे, यहाँ वहां। तो सब जगह ये हुआ कि जितने भी डिवीजन फॉर्मेट हैं उन सबको हमें नर्स करना है। डिवीजन के किसी भी ऑफशूट को हमें फंड करना है, लोकतंत्र के नाम पे या किसी भी नाम पे। तो हमारे देश में, वैसे दुनिया भर का इतिहास बहुत पढ़ना पड़ेगा तब वो रेफरेंसेस सारे मिलेंगे मोटा मोटी। तो हमारे देश में जो जाति के आधार पर तरह तरह के ग्रीवेंसेस हैं, उनको पॉलिटिकली एड्रेस करने वाली भावनाओं को मदद करने का काम इस तरह के विचार और समर्थन से हुआ। और इसलिए हमारे यहाँ हर जाति की पार्टी लगभग है, किन्हीं जातियों में एक एक की दो दो तीन तीन पार्टियां हैं। तो बीजेपी जैसी पार्टी के लिए तो कुछ करना नहीं है। लोगों ने अपने डिवीजन खुद बना रखे हैं और उन डिवीजन्स को नर्स किसी दूसरे ने कर दिया था, जिससे वो पैदा होके सिर्फ उनको खरीद लेना है। अब उत्तर प्रदेश में वो यादव जाति मान लीजिए विपक्ष में है, तो राजभर है, कुर्मी, निषाद है। राजभर, निषाद, मौर्य, वो क्या नाम, राजभर, और एक और पार्टी है वो उसकी वाली, ऐसे ही मतलब छोटी छोटी बहुत सारी, इन सबको खरीद, जाट पार्टी उनकी चौधरी साहब के लड़के की, इन सबको किसी को मंत्री पद, कुछ रुपए, बाकायदा कैश दिया जाता है। और कुछ सीटें बेच लेते हैं, वो उससे भी पैसे कमा लेते हैं, ये सब दे देते हैं, चुनाव जीत लेते हैं। ये हिस्सा होता है, ये समर्थन दिखाता है। इसके बाद दूसरा हिस्सा उनका हो जाता है कि भाई वो एक बड़ा एम्ब्रेला लेके राइट विंग की एक आइडियोलॉजी भी होती है। राइट विंग सारी दुनिया में एक ही काम करता है, वो लोकल दुश्मन पैदा करता है, लोकल एनिमी। बाहर के एनिमी से बहुत लड़ने की बात नहीं, वो तो सेकेंडरी बात होती है। उसकी जीत का सब जगह सबसे बड़ा आधार लोकल एनिमी होता है। ट्रंप की जीत का आधार क्या है? ट्रंप कहता है कि साहब ये दुनिया से जो लोग अमेरिका चले आ रहे हैं मुंह उठाए हुए, उसके दादा भी गए थे, लेकिन अब वालों को कहता है कि मुंह उठाए हुए चले आ रहे हैं, इसकी वजह से अमेरिका ग्रेट नहीं है, मुझे ग्रेट अगेन करना है, इसको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन लोग जैसे हमारे यहाँ वालों ने कॉकरोच कह दिया। देखिए अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, इसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन सही को सही समय पे कहना होता है। सरकार ने एक बिल पास किया है वंदे मातरम गाने का। ये बड़ी वंदे मातरम के सवाल पर हमें मालूम है कि मुस्लिम समुदाय में धार्मिक कारण से रिजर्वेशन है। हमें मालूम है कि रिजर्वेशन आज का नहीं है, 100 साल पुराना है। जब से ये गीत पैदा हुआ था तब से इस बारे में था। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने 1935-36-37 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 35 से 37 1931 में, नहीं, अच्छा 35-36-37 में कोई साल है, 36 है शायद, या 36 होगा। हाँ। राष्ट्रीय अधिवेशन में हाँ, इसको हल 36 कर लिया था। इसमें 1936 सुभाष बाबू हाँ। और सभी लोग शामिल थे, गांधी जी, टैगोर, सब ने मिलजुल के इसको हल कर लिया और कह दिया था कि शुरू के 2 स्टैंजा जी, और जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग थे वो भी उसमें सब लोग एग्री हो गए थे कि हाँ ये थी। मौलाना आजाद तो थे ही नहीं, अन्य लोग भी और शामिल, कई लोग थे, मदनी भी थे उस वक्त, बहुत लोग थे। तो वो तय हो गया था और उसको फिर राष्ट्रीय आंदोलन में उस तरह से रखा गया और गाया जाता था, और कांग्रेस के हर सम्मेलन में गाया जाता था, और उससे किसी को कोई इशू नहीं था, चला है। चूंकि इस पार्टी की तो पॉलिटिक्स, जैसा मैंने बताया, ये है कि वो मुसलमानों पे, वो सिर्फ वही मुद्दे लाएगी जो मुसलमान पे, क्रिश्चियन पे, या किसी सिख पे, किसी कमजोर हिस्से पे जाए,
और उससे जो मेजॉरिटी है, देखिए बड़ा सिंपल है ना, 80% लोग हिंदू हैं, 14.5% मुसलमान हैं। ये भी आंकड़ा बहुत गलत बताया जाता है, 14.5 से भी थोड़ा कम है। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में मुसलमानों की आबादी 14.5% से कम है। इसके बाद क्रिश्चियन है, सिख हैं, जैन हैं, अन्य सब मिला के 20% होते हैं, सिर्फ मुसलमान 20% नहीं। ये फैक्ट्स भी बहुत जरूरी है। कुछ मुसलमान नेता भी अपने पीठ ज्यादा- ठोकने के लिए ज्यादा बोलेंगे कि 25 करोड़ 30 हाँ। करोड़ मुसलमान हैं, ऐसे बोलते हैं। 20-21 करोड़ मुसलमान हैं। और कुछ जो है हिंदू सांप्रदायिक भी कहते हैं अरे ये तो 47 में इनका प्रधानमंत्री बनने वाला है। दुगनी तो हो जाए। दोनों झूठ बोलते हैं। जैसे बहुत सारी चीजों में हमारे मिथ चलता है, इसमें भी चलता है। तो समस्या क्या हुई है कि इधर कांग्रेस ने प्रिंसिपल फैसला लिया, क्योंकि राहुल गांधी इधर लगातार प्रिंसिपल फैसला ले रहे। मंडल कमीशन पर कांग्रेस की राय, राहुल गांधी के पिता की राय भी मंडल कमीशन के खिलाफ थी, और वही राय चली आ रही। अब राहुल गांधी ने अपनी गलती मानते हुए उस पर भी अपनी राय क्लियर कर दी। जाति जनगणना पर राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर। इसी तरह से सेक्युलरिज्म पर राहुल गांधी का स्टैंड फर्म, कि इसलिए कि हमको मेजॉरिटी हिंदू वोट नहीं देगा और हम मुस्लिम अपीजमेंट के गुनहगार ठहराए जाएंगे या क्रिश्चियन अपीजमेंट के गुनहगार ठहराए जाएंगे, इससे हम गलत को गलत या सही को सही कहने वाली बात नहीं करें। और उन्होंने अपनी CWC में बैठ के प्रस्ताव पास करके कहा कि हम तो 2 स्टैंजा ही गाएंगे जो हमने 36-37 में गाया था, जो हमारा राष्ट्रीय वो है, और हम लड़ेंगे इसको जैसे होगा। ये बहुत बड़ा फैसला। अब आ रहा हूँ इसीलिए तो मैंने आप से पूछा कि आप किस। देखिए इस समय अब कोई पार्टी वार्टी नहीं है, ये गैंग्स है। मैं हार्श लैंग्वेज बोल रहा हूं लेकिन ये सबके लिए 100% आपके जो एमपीज हैं इसमें 92% एमपीज करोड़पति, और आपके देश में 100 करोड़ लोग 145-46 करोड़ में से ऐसे हैं 100 करोड़ जिनका फिक्की के अध्ययन के अनुसार 0 परचेजिंग पावर। They can't buy a tea at a tea stall. They just roam around seeing कि आप मिल जाए, सलाम भाई सलाम, आइए आइए और कैसे हैं, चला चाय पिलाइए, तो आपसे फ्री में चाय पी लें। कोई अगर कहीं से कमा के आ रहा है और जानते हैं उसको, तो अरे यार तुम तो वहां से आ गए, अरे भाई तो तुम मुर्गा खिला दो या हमको, या कुछ अच्छा खाना खिला दो या शराब पिला दो। एक बहुत, या किसी नेता की गाड़ी में पीछे बैठ जाएंगे, दिन भर बैठे चाय वाय पे चलते रहेंगे, समोसा मिल गया तो समोसा खा लिया, कहीं खाना मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। लाखों लोग, करोड़ों लोग, एक बहुत बड़ी आबादी तो हमारी इंटरमीडिएट ही क्रॉस नहीं करती, एजुकेशन छोड़ देती है, स्कूल चूंकि फीस नहीं दे पाती या जो भी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाती। ग्रेजुएशन में तो आप इमेजिन करें कि 65% ग्रेजुएट ड्रॉप आउट है, और इसके बाद जो पास हो रहे हैं उसमें से 73% खाली आते हैं। एकदम रेवड़ खाली पड़ा हुआ है। और रियलिटी क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशों में मजदूरी करने के लिए मजदूर भेजने वाला देश भारत है। हमारे फॉरेक्स का सबसे बड़ा माध्यम सऊदी अरब में, कतर में, दुबई में, गल्फ में, ओमान में, इजराइल में, रूस में, युद्ध के क्षेत्रों में और अमेरिका में और सारी दुनिया में जाके बुरे से बुरे हाल में पैसे कमा के डॉलर, दिरहम, ये सब भारत भेजना है। $150 बिलियन माफ करिए, $150 बिलियन जो है भारत में बाहर से आता है, सालाना आ रहा है। दुनिया में इतना बड़ा रेमिटेंस किसी देश के पास नहीं आता। और इन मजदूरों को कुछ हो जाता है तो हमारी सरकारों के मुंह से जबान नहीं निकलती। 21 तो हमारे सीफेरर मारे गए हैं अभी हॉर्मुज और इन सब की लड़ाई में। अभी
4 दिन पहले इजराइल में एक हमारे युवा को, जो यहाँ का था, दार्जिलिंग साइड का गोरखा था, उसको जो है एक इजरायली ने उस इजरायली के नाना नानी को या दादा दादी की वो सेवा करने का काम कर रहा था। उनको सफाई वफाई करना, धुलाना, टट्टी पेशाब कराना, ये सब सेवा करता था। उसको उसने बूचर से काट दिया एक तरह से जिंदा, और ब्लीड होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब भारत सरकार इजराइल के मामले में मुंह ही खोलने को तैयार नहीं कि उसमें न्याय मिले, उस आदमी को फांसी हो और इसको कंपनसेशन मिले। ये सब लड़ने का सवाल। तो इन मजदूरों के सवालों पर हमारी सरकार के पैसा लेने में बहुत तेज है और मजदूर भेजने में भी बहुत तेज। ये कोई श्रेय की बात थोड़ी है कि यार अपने देश के लोगों को मरने भेज रहे हैं और उसके कमाए पैसे से अपना खजाना भर रहे। नहीं लड़ रहे वो तो कुछ लोग, वो यहाँ यूक्रेन में रशिया के वो पकड़ के फंसा लेते हैं। तो ये हमारी रियलिटी है। तो ये जो सवाल है सिद्धांत का, तो जब 92% करोड़पति हैं उस देश में जिसमें 100 करोड़ लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो ये लोग करोड़पति कैसे बने? इस देश के उद्योगपतियों ने, इस देश के सेठों ने कोई रिसर्च करके अपने को सेठ नहीं बनाया है। हमारे देश में पैसे कमाने के लिए राजनेताओं के साथ मिलके हमारी नीतियों को और हमारे संसाधनों को लूटना ही हमारा बिजनेस कहलाता है। जो काम कभी आज अडानी कर रहे हैं, पहले अंबानी ने किया, उसके पहले और किसी जापानी ने किया था, ये सारे हमारे कथित रईस जो है, ये सब देखिए दुनिया में 2 तरह के रईस हैं। आज आप फोर्ब्स की लिस्ट के पहले 20 आदमी उठा लीजिए जिसमें हमारे अंबानी अडानी नहीं है। इन 20 में से एक को छोड़ के, वो शेयर मार्केट वाला है बफेट, वॉरेन बफेट, उसको हटा दीजिए तो 17 आपको जो मिलेंगे वो सब किसी न किसी उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी होगी। दुनिया का जो सबसे बड़ा रईस है, जो स्टारलिंक का मालिक है और जो टेस्ला कार बनाता है, उसने टेस्ला कार की खोज की। सबसे पहले बिजली की ऐसी कार जैसी किसी ने सोची नहीं थी। कोई सोचता नहीं था कि ये चीज इतनी सुपर हिट हो सकती है। अमेरिका जो कारों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ वो ऐसी कार लेके आया, सबसे पहले लेके आया। एक रिस्क था, नाते रिश्तेदारों से पैसा जुटा के और वो सब करके उसने किया, वहां से सफल हुआ। आपका ये बिल गेट्स है, तो उसने एक ऐसी विंडो बनाई कंप्यूटर पे कि जिसके दुनिया का हर कंप्यूटर बिना विंडो के लैपटॉप और कंप्यूटर चलता ही नहीं है। ये फेसबुक का मालिक है, तो वो ऐसा एपरेटस लेके आया कि हर आदमी को फेसबुक पे जाना पड़ता है। दुनिया भर में 50 करोड़ लोग तो भारत में ही है। ये सब लोग कोई न कोई चीज टेक्नोलॉजिकली डेवलप होके आए। वो है आपका, उसने जो अमेजन वाला बिजनेस मॉडल, मैं सुल्तानपुर एक गांव में रहता हूँ, वो कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है, उसकी कंपनी मुझे सुल्तानपुर के गांव में मटेरियल रोज सप्लाई करती है। कोई चीज चाहिए, ये जो भी चाहिए, थर्मस चाहिए, फोन चाहिए, बैटरी चाहिए, मेरे घर में डिलीवरी हो रही है। वहां से उसने बिजनेस मॉडल सोचा। इन्होंने क्या किया? या एप्पल वाली कंपनी है, उसने एक ऐसा फोन बनाया कि जो फोन खरीदना आदमी का स्टेटस सिंबल है। ये हर चीज कहीं न कहीं उन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल सफलता से अपने को बड़ा बनाया। आप मुझे बताइए, अडानी के किस प्रोडक्ट को आप जानते हैं कि जिसकी वजह से अडानी आज दुनिया के 20 लोगों में से एक है? बताइए, जो अडानी ने खोज की हो। कुछ नहीं। अंबानी ने क्या खोज की है बता दीजिए। हिंदुस्तान के पहले 20 आदमी ले लीजिए, बता दीजिए। आपके झारखंड के जो पहले 20 आदमी हो, पूछ के बता दीजिए। सब वही बड़े होंगे जो किसी मुख्यमंत्री मंत्री के दाएं बाएं रहे होंगे और उन्होंने चोरी डकैती की होगी, उससे पैसे बने होंगे। यही लोग आपकी संसद में बैठे हैं। 92% ठेकेदार, गुंडे, अपराधी, माफिया, क्रिमिनल्स हैं। इनसे आप पूछ रहे हैं कि ये सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ेंगे? आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। दुनिया स्थापित होने में हजारों नहीं तो सैकड़ों साल तो लगे। समाज जिस तरह का ढांचा बना है, चाहे सामंती ढांचा रहा हो, कई हजार साल चला,
उसके पहले और पता नहीं क्या क्या रहा होगा, सबके हमारे पास प्रमाण नहीं है। उसके बाद अब लोकतंत्र आया है, कहीं कहीं साम्यवाद आया, वो कहीं टूट भी गया। तो ये जो सोशल चेंजेस हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि एक पीढ़ी में या हमारी आपकी जिंदगी में वो सब घट जाए जो हम सोचते हैं। हम सब अपने लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन समाज इतनी जल्दी ऐसे नहीं, अलग अलग धाराएं होती है। एक धारा अगर बिगड़ जाती है तो उसको दुरुस्त होने में बहुत समय लगता है। आज जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान ये कर चुका है। आज आप पाकिस्तान के विशेषज्ञों को सुनिए, क्या काबिल बातें वो करते हैं। वो बता रहे हैं कि उनको बर्बाद करने में जिया उल हक का वो 79 के बाद का 20-30 साल का शासन जिम्मेदार है, जिन्होंने पाकिस्तान को वहां पहुंचा दिया कि वहां से वापस आने में उनको पता नहीं कितना वक्त लगेगा। ये एक नहीं, ये कहने वाला कोई हिंदू विद्वान नहीं है, कोई क्रिश्चियन विद्वान भी नहीं है, कोई वो अहमदिया भी नहीं है। सब मुसलमान है, सुन्नी है, शिया है, सब सिनेमा बना रहे हैं, नाटक बना रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। नहीं, वहां बदलाव आया है, सही कह रहे हैं आप, बहुत बदलाव आया है। नहीं, वो अपनी कमजोरी समझ रहे हैं और वो उस पे एड्रेस कर रहे हैं। जबकि वो इस्लाम को मानने वाले कंपैरेटिवली ज्यादा धार्मिक होते हैं, ज्यादा आग्रही होते हैं, ज्यादा दूसरे का तर्क नहीं सुनते। इसके बावजूद मैं वहां से देखता हूँ इतने अच्छे विद्वान हैं वहां बहुत सारे, कि वो हमें बहुत सारा हमारे बारे में उसमें रोशनी है। साथियों, कई चीज़ें साफ हुई, आपने खुद सुना। ईवीएम को लेकर गलतफहमियां हैं, प्रोपेगेंडा है, विपक्ष उठाता है, तो इन्होंने साफ साफ उसे खारिज कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में शामिल है, उसके जीतने की कोई और वजह है। स्पष्टता से कहा, मीडिया की क्या भूमिका है, बिटवीन द लाइन वो बातें भी खुलकर आईं, और भी कई सवाल जिससे आम जनता जूझती है, उसके जवाब भी किंचित देने की कोशिश की गई है। चलिए साथियों, चलता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।